और फिर धीरे धीरे वो वापस न जाने क्या हुआ, तो वो धीरे धीरे वापस वहीं आ गया। अचानक दिमाग में एक ख्याल आ गया मैंने कहा, मैंने उनको रोक कर मैंने एक निवेदन किया। मैंने कहा सर, एक दिमाग में मेरे ख्याल आया, जगह की प्रॉब्लम है, और अगर कहीं जगह मिलती है तो कहीं किसी ने स्टे लगा रखा है, किसी ने क्या रखा है, कोई लफड़ा है, तो मतलब सरकार भी असक्षम होती है। लेकिन वो तो अपने 9 बजे आएगा, 9 की जगह 8:30 पौने 9 बजे आएगा। तब तक तो जगदीश चौक क्षेत्र में 2 व्हीलर का जाम लग जाता है। सिर्फ 30 सेकंड लेट है ट्रेन, उनको समय की वैल्यू पता है, हमारे को समय की वैल्यू पता है। वहां व्यवस्थाएं हैं, वहां चालान लगाए जाते हैं। यहाँ पर कचरा डालते हैं, यहाँ पे चालान कोई लगाता ही नहीं। आप जाइए पिछोला में, हर कोई जा रहा है, वहां थैली डाल रहा है। स्मार्ट सिटी क्या कार्य हुआ, आप मुझे बताइए। कहां पे एक कैमरा लगा हो, बताइए पूरे पुराने शहर में एक कैमरा तक नहीं है। तो यहाँ के लोग जो है ना, जो 25-50 सालों से 100 सालों से ही रह रहे हैं, जिनका परिवार, वो ज्यादा इस क्षेत्र को जानते हैं। और दुर्भाग्य रहता है वो इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो जो चीजें आती है वो धरातल पर वो फेल हो जाती है। भूटान को डिजाइन करते वो कह रहा है कि मैंने भारत से एक आइडिया चुराया है। घूमने में, वॉकिंग में ही मजा आएगा आपको। और उदयपुर इन सब के लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण बन सकता है, अगर इसको सही तरीके से डिजाइन किया जाए। मैंने आपके चैनल पे भी क्या, दूसरों जो भी न्यूज़ चैनल है, किसी भी न्यूज़ चैनल पर कभी भी मैंने जो स्मार्ट सिटी के जो भी आला अधिकारी थे उनका इंटरव्यू नहीं सुना। ऐसा क्यों नहीं दिया उन्होंने इंटरव्यू? देना ही नहीं चाहिए, वो आना ही चाहिए। तो इसका मतलब कहीं उन्होंने गलत काम किया, इसीलिए तो सारा ठीकरा फिर नेताओं के ऊपर पड़ता है। भाई गलती तो पर्टिकुलर आला अधिकारियों की है ना। ऐसा नहीं हमने पैसा खर्च नहीं किया स्मार्ट सिटी के नाम पर, बहुत पैसा खर्च किया, मगर क्या हमने कोई ऐसा आदमी हमें बताया गया कि भाई ये स्मार्ट सिटी, इतनी स्मार्ट सिटी डिजाइन कर चुके हैं, अब आपके शहर में आ रहा है। हमें सर विश्वास में नहीं लिया गया। 35 से 50 हजार टूरिस्ट वॉकिंग करते हुए हाथीपोल तक गए थे। क्या खूबसूरत नजारा रहा होगा वो। इतनी पब्लिक रथ यात्रा जैसे और होली दिवाली जैसे फंक्शन पे होती है। हमारे उदयपुर में नॉर्मल डेज में हफ्ते में 3 दिन होने लग गई है सीसीटी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अभी 2 महीने पहले पूर्व पार्षद गणपत जी सोनी वो अनकॉन्शियस हो गए थे। इसीलिए देश विदेश में आपके यहाँ पे राजमहल बना हुआ है, सोने का अगर फ्लोरिंग है तो आपको उसको देखने नहीं आएगा आदमी। आप वहां के मालिक हैं और आपके बात करने का तरीका और सहजता कितनी अच्छी है, उसको देखने के लिए बार बार आदमी आए। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। दर्शकों, सितंबर माह में निकाय के चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में हम तमाम उन युवाओं के विजन जानने का प्रयास कर रहे हैं जो निकाय की दृष्टि से कैसे होने चाहिए। उदयपुर नगर निगम में 30 सालों से एक पार्टी का दबदबा रहा है और उसी पार्टी के लोग हमेशा सत्ता में रहे हैं। वहीं विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो है वो दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में रही है। लेकिन फिर भी उदयपुर शहर में कई ऐसी मांगे हैं, कई ऐसी ज़रूरतें हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई। अगर अंदरूनी शहर की बात करें तो काफ़ी समस्याओं से बीते साल अंदरूनी शहर के लोग निकले हैं। टूरिस्ट वहाँ पर ज़्यादा आते हैं, लेकिन काफ़ी सारी दिक्कतों की वजह से वहाँ का पर्यटन भी कम हुआ है। और अगर बात करें एशिया के दूसरे सबसे बड़े गार्डन गुलाब बाग की, तो यहाँ भी सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन 2 ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय, काम सब छोड़कर गुलाब बाग में कुछ सुधार करने का प्रयास किया और वो शुरुआत थी बावड़ियों से।
गुलाबाग की करीब 12 बावड़ियों को अपने समूह के साथ सुरक्षित स्वच्छ करने के साथ साथ ही ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी इन दोनों युवाओं ने बनाई और आज अंदरूनी शहर में ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी का एक बड़ा नाम है और काफ़ी ऐसे जनमुद्दे रहे हैं जो इसी बैनर तले काम आए, समस्या सड़कों पे आई और उसका निवारण भी हुआ। जी हाँ, हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं वो बावड़ी बॉयज़ अक्षय सिंह राव और प्रदीप सेन जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे जानेंगे कि उनका क्या विज़न है निकाय चुनावों को लेकर या अपने शहर को लेकर। तो शुरुआत करते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह की सोच आप रखते हैं? पॉजिटिव सोच के साथ कोई भी काम करते हैं तो भाई ये 100% होगा, उसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं ठाकुर जी जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करके। जी अक्षय जी, आप बताइए क्या सोच रहती है आपकी कि जिस दिन आपने मन में ये आया कि हम सुधार करें, क्योंकि आप डेली गुलाबाग घूमने भी जाते हैं, तो किस तरह की सोच उस दिन आपके दिमाग में आई है और आप दोनों साथियों ने मिलकर एक समूह का निर्माण किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके यहाँ पर आए और आज इस माध्यम से और इस कैमरे के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से हमारी जो बातें हैं लोगों के जहन में जाके बस जाएगी। तो सबसे पहले जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि MMCF महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का लेट हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने जिस तरीके से इस महल को मेंटेन किया है, वहाँ का मैं गाइड रहा हूँ पिछले 20 सालों से। प्रदीप जी ने भी 20 साल वही काम किया है। वहाँ से हमारे को जो सीखने को मिला, वो सीखने को मिला कि किस तरीके से हम एक विजनरी मैन के अंडर रह के कितना बढ़िया तरीके से विजन पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राज परिवार का। और वहाँ से फिर हमारी जो सोच है वो एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव सोच बनी, जिसकी वजह से गुलाबाग में हमने आज 15 बावड़ियाँ और पिछले 2022 से लेकर 2025 तक बात करें तो हमने 22 बावड़ियाँ अभी तक साफ की है। इसके साथ में ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं ठाकुर जी के आशीर्वाद से, क्योंकि जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है, जिसमें अधिक से अधिक आप देखेंगे सबसे बड़ा जो आस्था का क्षेत्र है वो जगदीश मंदिर है। फिर उसके आसपास में जितने भी मंदिर हैं वो ठाकुर जी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। और वहाँ जो समस्याएं पैदा हुई है ट्रैफिक को लेके और देशी विदेशी पर्यटन जो कोविड के बाद जो गिरा है जिस तरीके से, वो एक चिंता का विषय है। तो हम अक्सर बातें करते हैं इस बारे में और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि प्रशासन को जगाएं, हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाएं, क्योंकि जब तक पुलिस और नगर निगम और पुराने शहर के लोग अगर स्मार्ट हेरिटेज टूरिज्म जोन अगर नहीं बनाएगा तो हम अभी बहुत परेशान है पुराने शहर में, और परेशानियां बढ़ सकती है आने वाले समय में। प्रदीप जी, आप बताइए यातायात को लेके किस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को फेस भी कर चुके हैं। एक आंदोलन आपने भी किया था वन वे करने का और कुछ दिनों के लिए वो रहा भी, लेकिन फिर हालात जस के तस हैं। उसमें नगर निगम का सपोर्ट मिला था। शुरुआत हुई थी कि सैटरडे संडे को रखेंगे, उसमें नो व्हीकल जोन हुआ था और काफ़ी हद तक वो मतलब सक्सेस भी रहा था। और फिर धीरे धीरे वो वापस न जाने क्या हुआ, तो वो धीरे धीरे वापस वहीं आ गया। लेकिन उसमें फिर बाद में हमारे जो वर्तमान विधायक है ताराचंद जी जैन साहब, हम पिछले साल की बात है जब गोयल साहब एसपी थे तो उनसे मिले। राखी के दिन नेशनल हॉलीडे था, उस दिन भी गोयल साहब ने हमारे साथ सवा घंटे तक ताराचंद जी के साथ मीटिंग करी और हमारा डिस्कशन इसी पे चला कि यातायात को कैसे सुचारू रूप से करना। हम ओल्ड सिटी के जितने भी युवा थे, हम 10-15 लोग गए थे विधायक साहब के साथ, और उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि प्रशासन भी सहयोग करने को तैयार है, नगर निगम भी तैयार है कि भाई एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर पुराने नोहरे हटाकर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ पर पार्किंग का निर्माण किया जाए। लेकिन हाल ही में अभी हेरिटेज वॉक का उद्घाटन हुआ था 3-4 दिन पहले,
तो वहाँ एक वो राइट प्लेटफॉर्म था, वहाँ मतलब सभी विधायक थे, सांसद साहब थे और पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र जी शिमाली थे और हमारे पुराने शहर के सभी लोग थे। तो जब विधायक साहब ने बोला कि भाई प्रॉब्लम तो आ रही है, तो अचानक दिमाग में एक ख्याल आ गया मैंने कहा, मैंने उनको रोक कर मैंने एक निवेदन किया। मैंने कहा सर, एक दिमाग में मेरे ख्याल आया, जगह की प्रॉब्लम है और अगर कहीं जगह मिलती है तो कहीं किसी ने स्टे लगा रखा है, किसी ने क्या रखा है, कोई लफड़ा है, तो मतलब सरकार भी असक्षम होती है, कुछ काम करे, प्लेटफॉर्म तैयार कैसे करे, किसी ने कोई स्टे लगा रखा है। तो वर्तमान में अभी जो जगदीश चौक में जो पार्किंग है, भटेन चोटा की आधी घाटी चढ़ते हैं, आपने अगर नोट किया हो तो वो पार्किंग आधी बनी हुई है, मतलब 2 फ्लोर है उस पर और आधी जगह खाली है। तो मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था मतलब विधायक साहब से कि सर, जहां आपकी गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में अभी, वहां पर वो जगह खाली है, अगर वहां पर 2 छतों का निर्माण करवा दिया जाए तो अपने ग्राउंड फ्लोर पर अगर वो कारपेट एरिया है कम से कम 15,000 स्क्वायर फीट, तो 2 छतों का और निर्माण करवा दें तो 45,000 स्क्वायर फीट जगह मिलती है। इसका मतलब 120 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी रह सकती है। उसमें एक नया फायदा क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यातायात की, सब जनों को ध्यान है। अब किसी पुलिस वाले की ड्यूटी लगती है अगर जगदीश चौक क्षेत्र में, तो वो 9 बजे आएगा, क्योंकि ड्यूटी टाइम 9 बजे है। अगर एकादशी आ गई तो मालूम चला कि सुबह 7 बजे से भीड़ पड़ रही है, लेकिन वो तो अपने 9 बजे आएगा, 9 की जगह 8:30 पौने 9 बजे आएगा। तब तक तो जगदीश चौक क्षेत्र में 2 व्हीलर का जाम लग जाता है। जगदीश मंदिर की भव्यता हो गई खत्म। हम एक नया आयाम ये दे सकते हैं, जो नगर निगम और वर्तमान जो विधायक जी हैं उनके साथ मिलकर अगर वो दोनों वहाँ एक की जगह 2 छत का निर्माण कर लें, तो ऊपर वाली छत तो एक कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन बीच वाली जो छत है जगदीश मंदिर से मेरे ख्याल से 100 मीटर भी नहीं होगी, 1 घंटे के लिए फ्री पार्किंग का सुविधा दे दी जाए कि भाई आप जगदीश मंदिर दर्शन करने आए हो 2 व्हीलर लेकर, 1 घंटे के लिए आपको यहाँ पार्किंग मिल रही है फ्री। ताकि क्या है कि 1 घंटे देने का कारण ये है ताकि वो उसका दुरुपयोग नहीं करें। 1 घंटे बाद आपको चार्ज लगेगा, तो क्या है कि मंदिर की भव्यता भी बढ़ेगी और वहां पर ट्रैफिक से मुक्ति भी मिल जाएगी। जी, आपने जैसे बताया कि आप गाइड रहे हैं, तो दुनिया भर के जो मेहमान, विदेशी मेहमान, देशी मेहमान यहाँ आते हैं, तो वह भी अपने शहर के बारे में बताते होंगे। तो क्या कभी ऐसा आकलन किया कि वैसा का वैसा शहर हमारा, जैसे वेनिस के लिए बताते हैं, लेकिन वेनिस जैसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि घाटियों का शहर अपना ज़्यादा है। तो ऐसा कोई ऐसा शहर है जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो या हमसे ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसका विजन हम यहाँ पे ला सकें, ऐसा कुछ आपको कभी सुनने को मिला? देखिए, क्योंकि हम यूरोपियन गेस्टों से बहुत टच में रहते हैं और मेरे ख्याल से आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं हुआ अभी तक यूरोप जाने का? नहीं। कभी अगर सौभाग्य प्राप्त हो तो आप जब भी विदेश जाएंगे ना, तो आप इनकी स्मार्टनेस जो देखेंगे ना, आप वाकई में बहुत अप्रतिम सुंदर है। वहाँ नदियों को भगवान के रूप में पूजा जाता है, भले वो पूछते ना हो वहाँ पे, आपकी तरह यहाँ पर नहीं करेंगे। आप बुरा मत मानना कि हम जिसमें पूजा करते हैं उसमें कचरा डाल के चले जाते हैं। तो वहाँ की नदियाँ और यहाँ के लेक्स आप आराम से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि जापान में, एशिया में ही है, यूरोप में जाने की जरूरत नहीं, अपन एशिया में आ जाते हैं। सिंगापुर, जापान और इंडोनेशिया, आप ये एक ऐसी कंट्रियाँ हैं, जापान और सिंगापुर तो है ही है, स्मार्टेस्ट सिटी है। लोग तरसते हैं वो सिटी की नेशनलिटी लेने के लिए। हम वो चीज़ पैदा क्यों नहीं कर पाए, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बता देता हूँ। आप 6 महीने पहले एक जापान में एक जो रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ के उनके घर से, या शायद कोई संसद थी वहाँ की, जो वहाँ से खड़े होके उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी है। अब बताइए, एक रेलवे मिनिस्टर वहाँ खड़ा होके क्यों माफ़ी मांग रहा है, और उनके जो पोजीशन होती है वो ये ऐसे नमन करके और उसमें बोलते हैं। सिर्फ 30 सेकंड लेट है ट्रेन, उनको समय की वैल्यू पता है, हमारे को समय की वैल्यू पता नहीं। युवा जिस तरीके से आज अच्छी सोच लेके चल रहे हैं ना, वही सोच यूरोपियन सोच को लेके चल रही है। यूरोपियन सोच का मतलब नहीं, देखिए यूरोप कभी भी अपन से कंपेयर नहीं करता। देखो हमारी भारत की जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो है 3 चीजों पर टिकी हुई। भारत देखने क्यों आ रहा है? वो आध्यात्म के लिए आ रहा है, योग के लिए आ रहा है और मेडिटेशन के लिए आ रहा है। ये चीजें तो है जो भारत आकर्षित करता है यूरोप के लोगों को यहाँ पर, क्योंकि वहां पर एक दूसरे से आप सड़कों पे चलेंगे, उसकी एक
डीमेरिट भी है, मेरिट तो मैंने बताया साफ सफाई है, कोई बेफालतू में हॉर्न नहीं बजाएगा, क्या कमाल का काम है वहाँ पे, पानी की सुंदरता देखो आप, वहाँ तैरने का काम देखो, किसी का भी काम देख लो, वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत तगड़ा काम करता है, वहाँ व्यवस्थाएं हैं, वहाँ चालान लगाए जाते हैं, यहाँ पर कचरा डालते हैं, यहाँ पे चालान कोई लगाता ही नहीं। आप जाइए पिछोला में, हर कोई जा रहा है वहाँ थैली डाल रहा है, हर कोई जा रहा है बच्चों के डायपर फेंक रहा है, ये क्या है, कोई है ही नहीं। स्मार्ट सिटी क्या कार्य हुआ, आप मुझे बताइए कहाँ पे एक कैमरा लगा हो, बताइए पूरे पुराने शहर में एक कैमरा तक नहीं है, नदियों के पास में नहीं है, गणगौर घाट पे बच्चे डूब जाते हैं, बाहर टूरिस्ट कितने डूबे हुए हैं, वहां कहाँ पे आपने वो लगाया सावधानी का जोन। ये चीजें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने जरूरी है, और ये तभी हो सकते हैं जब आप पुराने शहर के लोगों को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी अधिकारी आते हैं वो आते हैं बाहर से। एजुकेशनल में नो डाउट आप उनको बीट नहीं कर सकते, दे वेरी हाईली एजुकेटेड, मगर जब वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के लोग जो है ना, जो 50 सालों से 100 सालों से ही रह रहे हैं, जिनका परिवार, वो ज्यादा इस क्षेत्र को जानते हैं, और दुर्भाग्य रहता है वो इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो जो चीजें आती है वो धरातल पर वो फेल हो जाती है। भूटान में एक सिटी है जिसका नाम है गेलेम्फू, GELEPHU, गेलेम्फू। आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस सिटी को आप सर्च करना, BIG बेजार इंग्लिश ग्रुप इसको डिजाइन कर रहा है, और भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर, शायद ये नाम है मेरे ख्याल से, मैं अगर मैं सही हूं तो, उन्होंने स्पेशली टॉप 10 जो आर्किटेक्ट हैं और जो लैंडस्केप डिजाइनिंग और सिटी स्मार्ट कैसे बने उसको समझते हैं, उसको बेजार इंग्लिश को वहाँ इन्वाइट किया। वहाँ के गेलेम्फू सिटी के जितने भी प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया, उनको बताया गया कि इस तरीके से हम जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नदियों को ऐसे रखेंगे, जंगलों को नहीं काटेंगे। तो राजा का जो प्रधानमंत्री है वो बड़ा खुश हुआ, वहां के लोग भी उसमें कन्विंस हुए, अब लोग तैयार हैं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। आप देखिएगा उस आदमी ने, जो रहता है डेनमार्क का है, जो गेलेम्फू सिटी डिजाइन करेगा, बेजार इंग्लिश ग्रुप, वो डेनमार्क का है, वो वहां से भूटान को डिजाइन करते वो कह रहा है कि मैंने भारत से एक आइडिया चुराया है कि किस तरीके से हम स्टेप वेल्स जो है भारत की, उसमें पानी को कंजर्व, इसका स्टोर करके, और किस तरीके से हम वाटर इरिगेशन और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ये भारत से मैंने आइडिया लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो पुराना शहर जो है उदयपुर का, वो सिर्फ स्थानीय निवासियों का स्थान न रहकर एक ऐतिहासिक स्थापत्य और संस्कृति का एक गठजोड़ है पुराना शहर उदयपुर। प्रदीप जी, आप तो देश भर घुमाते हैं पर्यटकों को, नेपाल भी जाते हैं, मेरा भी नेपाल जाने का मौका मिला, पोखरा वहाँ के जो शहर है वो काफ़ी सुंदर लगा मुझे। तो आपने देश भर घुमा है, पर्यटकों को घुमाया भी है, तो क्या आपको कौन सा शहर अच्छा लगा जिसका कंपेयर अपन उदयपुर में अगर करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है? वाराणसी है जी। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाए हम, उदयपुर के आसपास की अगर बात करें, नाथुद्वारा, श्रीनाथ जी, सांवलिया जी, और अगर इन दोनों जगह की भी बात करें तो इन सिटी में जाने के बाद आपको कम से कम 1 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ता है ना। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको बाय वॉक जाना पड़ता है। तो फिर हम उदयपुर में ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उदयपुर को नो व्हीकल जोन भी नहीं बनाए तो एक सुव्यवस्थित एक तरफा यातायात अगर बना दिया जाए। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी अगर प्रशासन बोलता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, तो उसमें आपके चैनल के माध्यम से उनको एक सुझाव देना चाहता हूं मैं कि जहाँ जहाँ लीकेज है, जैसे नानी गली से गणेश घाट की तरफ ऑटो जाते हैं, कसारों की ओर से जगदीश चौक की तरफ गलियों में से होते हुए जाते हैं, बड़ा वाला बैरिकेड अगर इन सब जगह पर लग जाए, जहाँ पर एक उस पर एक नोटिस चस्पा हो जाए कि ये पर्टिकुलर थाने से की तरफ से लगाया गया है, 2 पहिया वाहनों के लिए। हाँ, 2 पहिया वाहन, और स्पेशली 2 पहिया 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन तो निकल जाएंगे, उससे ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पुलिस नहीं है तो भी उसको कोई तोड़ेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो जो बैरिकेड है पुलिस का काम करेगा, वो बैरिकेड, हाँ, व्यवस्था का काम करेगा जी। और अमृतसर जाओ आप कभी, मैंने आज से 20 साल पहले अमृतसर देखा और आज का अमृतसर जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। आज
वो शहर मतलब अमृतसर स्वर्ण मंदिर के आसपास अगर आप घूमने में वॉकिंग में ही मजा आएगा आपको। और उदयपुर इन सब के लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण बन सकता है अगर इसको सही तरीके से डिजाइन किया जाए और सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से पुराने शहर के लोगों के साथ मिलकर एक अच्छे तरीके से, जैसे अभी स्मार्ट सिटी का भैया ने बताया, स्मार्ट सिटी अच्छा काम हुआ, कहीं अच्छा हुआ कहीं गलत हुआ, लेकिन क्या विजन है उनका, किस तरीके से करेंगे, पब्लिक के सामने तो उन्होंने कभी भी वो अपडेट नहीं किया। एक दूसरी बात, मैं आपको ही ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके चैनल पे भी क्या दूसरों जो भी न्यूज़ चैनल है, किसी भी न्यूज़ चैनल पर कभी भी मैंने जो स्मार्ट सिटी के जो भी आला अधिकारी थे उनका इंटरव्यू नहीं सुना। ऐसा क्यों नहीं दिया उन्होंने इंटरव्यू? देना ही नहीं चाहते, वो आना ही नहीं चाहते। तो इसका मतलब कहीं उन्होंने गलत काम किया इसीलिए, और फिर सारा ठीक रहा, फिर नेताओं के ऊपर पड़ता है। भाई गलती तो पर्टिकुलर आला अधिकारियों की है ना। तो प्रदीप जी एक बात और है कि जैसे मैंने आपको गेलमपुर सिटी का उदाहरण दिया ना अमन साहब, तो कौन एजुकेटेड आदमी है जो इस कार्य को समझता है, इसमें इसकी दक्षता है कि ऐसा नहीं हमने पैसा खर्च नहीं किया स्मार्ट सिटी के नाम पर, बहुत पैसा खर्च किया, मगर क्या हमने कोई ऐसा आदमी हमें बताया गया कि भाई ये स्मार्ट सिटी, इतनी स्मार्ट सिटी डिजाइन कर चुके हैं, अब आपके शहर में आ रहा है, हमें सर विश्वास में नहीं लिया गया। दूसरा कि आप देखिए स्मार्ट सिटी के अंदर कितने सारे वो पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट में से ना तो कैमरा नजर आता है। आप स्मार्ट सिटी में जो सड़कें होती है उन सड़कों को आपने जयपुर में बनानी थी, वो सड़कें आपने यहाँ बना दी। अरे सर हो ही नहीं सकता, ये घाटियों का शहर है, उसमें इस तरीके का डामरीकरण ज्यादा बढ़ जाता। आज बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, मैं आपको इसको मानना पड़ेगा। देखिए आप दोनों के रील्स में कई बार देखा हुआ मैंने, छोटी टायर वाली जो गाड़ियां स्कूटी वगैरह वो भी चल नहीं पाएगी बरसात का सीजन है, वो देख ही रहे हैं 25 घंटा अगर जैसे भी उतरते अंदरूनी शहर में, तो बहुत सारी तकलीफें हुई। और जो निर्माण कार्य चला, जितने समय तक पर्यटक नहीं आया, उससे नुकसान भी आपके वहां रहने वाले व्यापारियों और होटलिस्ट जो भी हैं उनको हुआ। मैं आपको बताऊं, वाराणसी, आज मैं पिछले 20 सालों से वाराणसी जा रहा हूँ और हर 2 महीने में एक बार जाता हूँ, है ना। वाराणसी में आज से 10 से 20 साल के पहले इतना टूरिज्म डेवलप नहीं हुआ था। आज वाराणसी एक ऐसा शहर बन चुका है भारत का जहां 2 व्हीलर चलाने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। मतलब अगर वहां पुलिस नहीं होगी ना तो भी 2 व्हीलर वाला जाएगा ही नहीं वहां पे। उसको मालूम है कि इतनी पब्लिक है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म जो वहाँ फ्लरिश हुआ है वो अपने आप में एक चमत्कार कह सकते हैं। वैसा उदयपुर में भी हो चुका है, लेकिन उदयपुर को एक ज़रूरत है वॉकिंग फ्रेंडली सिटी बनाने की। मैं आपको अभी आप बता रहा हूँ, 15 अगस्त आने वाला है। अभी उदयपुर में ये हालत हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे को तो अल्टीमेट भीड़ रहती है, टूरिज्म ग्रो कर रहा है। लेकिन जब कभी वीकेंड आ जाता है, लॉन्ग वीकेंड आ जाता है, लंबी छुट्टियां होती है, पिछले साल मैं बताता हूँ आपको, पिछले साल 15 अगस्त के दिन 3 दिनों तक, और स्पेशली 15 अगस्त के दिन सिटी पैलेस से लेकर हाथी पोल तक करीब 35 से 50 हजार टूरिस्ट वॉकिंग करते हुए हाथी पोल तक गए थे। क्या खूबसूरत नज़ारा रहा होगा वो। इतनी पब्लिक रथ यात्रा जैसे और होली दिवाली जैसे फंक्शन पे होती है। हमारे उदयपुर में नॉर्मल डेज में हफ्ते में 3 दिन होने लग गई है ऐसी पब्लिक। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब हमें जरूरत क्या है, उन चीज़ों को संभालने की, मैनेज करने की। आप ही के चैनल से, आप ही के चैनल से हमने शायद आज से 2 साल पहले याद करें तो ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के तत्वाधान में सभी मित्रों ने, इसमें कांग्रेस के जो छोटे बड़े भाई है मेरे, उनको भी नमन है, और बीजेपी के भी छोटे बड़े भाई है, सब आए थे। बीच में हमने एक ज़ादम पे बैठे थे, और उससे पहले हमने वॉकिंग जो चालू कराया था, उसमें से आप गणगौर घाट के दृश्य आपके कैमरे से उसको देखिए। आप एक 2 व्हीलर नहीं है, तो जब आदमी गणगौर घाट के नीचे उतरा तो त्रिपोलिया से पानी नजर आ रहा है, उसको क्या आनंद आया होगा। तो आप समझिए उस समय शायद डिप्टी एसपी नेत्रपाल सिंह हैं, एग्जैक्टली उन्होंने वो व्यवस्था की। बिल्कुल करेक्ट है। नेत्रपाल सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो रिक्शो वाले से लेके बड़े आदमी से भी उसी तरीके से बात करते थे कि जैसे वो बिल्कुल कोई मतलब अधिकारी नहीं है, एक मित्र की तरह उसको फेवर में लेके और अपना काम कराते। बहुत सज्जन व्यक्ति थे। एक दोनों से सवाल एक है कि कल ही ओल्ड सिटी के जो प्रतीक जी नागर हैं उनका साक्षात्कार हो रहा था, तो उन्होंने भी 2 पॉइंट थे जो बड़े अच्छे बताए कि आपके इलाके में
खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती तो एम्बुलेंस की व्यवस्था उस समय नहीं होती या नहीं जा पाती, और एक ही फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होता है। तो उन्होंने 2 स्टेशन बताया कि यहाँ और यहाँ अगर व्यवस्था हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो आपका क्या मानना है इस दिन से कुछ, क्योंकि आप तो घूमते रहते हैं, तो वहाँ उन ऐसे शहरों में भी क्या व्यवस्था है ऐसी? बिल्कुल है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी 2 महीने पहले पूर्व पार्षद गणपत जी सोनी वो अनकॉन्शियस हो गए थे मोहल्ले में ही। मेरा उनके घर के पास भी घर है। मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों वहीं थे। तो किस्मत से उस दिन फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं था, सोमवार मंगलवार बुधवार कोई रहा होगा। तो वो बेहोश हो गए थे। तो ऑटो निकल रहा था, ऑटो को जगदीश चौक से बुलाया और बुलाकर मैं उनके साथ गया था, और किस्मत से हम टाइम पे पहुंच गए थे जनरल हॉस्पिटल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उस दिन शुक्रवार शनिवार रविवार होता तो थोड़ी दिक्कत होती। इसके लिए एक, हालांकि ऐसी स्थिति में एक वैकल्पिक तो यह है कि 2 व्हीलर पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर 3 व्हीलर का एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाए टुक टुक का ऑटो स्टैंड के लिए, जैसे जगदीश चौक में 5 ऑटो, मतलब बिल्कुल नो व्हीकल जोन का मतलब ये नहीं कि ऑटो को बिल्कुल आप हटा दो। जब तक आपके पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है तब तक उन 3 व्हीलर को भी परमिशन देनी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि ऐसी कोई हो गया तो हम ऑटो लाएंगे कहाँ से? जैसे आपने चिन्हित बता दिया, अब वहाँ व्यापार करने वाले भी बहुत से ऑटो चालक हैं, उनके अलावा भी बाहर के लोग भी आके जैसे सिटी प्लेस वगैरह के देते तो बहुत सारा जमावड़ा लगा रहता है। तो ये व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? क्या वहाँ की सारी ही लोगों को मिलके ऐसी कोई व्यवस्था कि लोकोलाइट को पहले मौका दिया जाए? क्या सोचते हैं आप? देखिए क्या है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत सारे ऑटो चालक भी है, तो उनको डिस्टर्ब करना तो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं वहाँ पर, और उनके परिवारों का जो भरण पोषण है उनके उस व्यवहार से होता है। तो इसी के लिए नेत्रपाल सिंह जी ने वहाँ पर बोर्ड लगवाए थे और लिखा था संख्या 5 ऑटो की स्वीकृति, जो कि पुलिस का बोर्ड आज भी लग रहा है। जैसे वो क्षेत्र हो गया बड़ी पोल के यहाँ पर, उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार सामने नजर नहीं आना चाहिए रिक्शो, आप भले रिक्शा वाले रहे, तो आप नावघाट की तरफ जो रास्ता चढ़ता है ना, जो कि जगत शिरोमणि मंदिर का जो पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ राइट हैंड साइड में येलो लाइन लगा के इन 5 रिक्शो वालों को 6 रिक्शो वालों को जगह दे देनी चाहिए थी। वो भी उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो चले गए दुर्भाग्य से। दूसरा पॉइंट जगदीश टेम्पल पे ही है, वहाँ पे भी येलो लाइन लगा के आराम से। और मैं बताऊँ उनको, ऑटो चालक जो पुराने शहर के हैं, क्योंकि वो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको बात करने का बहुत अच्छा लहजा है। इसीलिए देश विदेश में आपके यहाँ पे राजमहल बना हुआ है, सोने का अगर फ्लोरिंग है, तो आपको उसको देखने नहीं आएगा आदमी। आप वहां के मालिक हैं और आपके बात करने का तरीका और सहजता कितनी अच्छी है, उसको देखने के लिए बार बार आदमी आएगा। तो यहाँ के लोग जो है ना मृदुभाषी हैं और वाकई में आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, जो कि बहुत सारे रिक्शा चालक करते ही हैं। इनके द्वारा होली का प्रोग्राम भी बहुत शानदार किया जाता है। तो बाहर के रिक्शा वाले जो आ रहे हैं ना, उनके लिए क्या है, 1 वे स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आप आए, रंगनिवास से आए, जगदीश टेम्पल पे आप छोड़ना चाहें गैस को तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जगदीश टेम्पल से सिटी प्लेस छोड़ दें। और फिर आपको लगता है कि भाई मेरा गेस्ट ये मुझे साथ में ले जाना है, तो वहाँ जो पार्किंग है गवर्नमेंट की, वहाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है आपका, जो चार्जेस है 30-20 रुपए जो भी है, आप देके वहां पर वेट कर सकते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया है, गेस्ट जैसी बाहर आएगा, आने से पहले आपको फोन कर देगा, सर मैं आ गया हूँ, 10 मिनट में बाहर आ रहा हूँ, आप भी अपने गेस्ट को लेके जा सकते हैं पहला, ताकि आप बीच में खड़े नहीं रहेंगे। फोटो मैं ये इसी में एक चीज और कहना चाहता हूँ, यातायात के साथ कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे नगर निगम और पुलिस प्रशासन को थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। लपकागिरी, इस पे कोई बात नहीं करता है अभी तक। बिल्कुल भाई पर्यटन विभाग ने लाइसेंस दे रखे हैं, तो अगर कोई किसी से बात कर रहा है, अगर रेगुलर कोई बंदा आ रहा है तो ठीक है, वो मालूम चल जाता है ये टूरिस्ट गाइड है। तो हमें कार्ड भी दिए हुए हैं, सिटी पैलेस से भी दिए हुए हैं, और सिटी पैलेस में तो सख्त नियम है कि हम अगर पैलेस के अंदर जा रहे हैं तो हमें कार्ड लटकाना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी है वो। तो ऐसा लोकल लोगों में भी होना चाहिए, जैसे जो अगर कोई टूरिस्ट गाइड है तो अपना कार्ड या तो साथ में रखो, या फिर आप बताओ अगर कोई पूछे तो पर्टिकुलर कुछ लड़के भी हैं जो जैसे ही अभी अक्टूबर आ जाएगा, फॉरेनर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो फेक स्टोरीज बताते हैं वो टूरिस्टों को, और वो बहुत एक्सपर्ट लोग भी हैं। फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, हर तरीके की भाषा बोलते हैं वो। अब वो क्या कि फेक स्टोरी सुनाते हैं कि भाई आज तो महाराणा साहब का वो निकल रहा है प्रोसेशन, और आज तो यहाँ पे वो फेस्टिवल है। फेक स्टोरी से वो फॉरेनर उनके झांसे में आ जाते हैं, फिर वो उनको
कहीं उनकी खुद की दुकानों पे इधर उधर शॉपिंग करवाने ले जाते हैं, 100 रुपए की चीज़ जी थोड़े कुछ महंगे भावों में बेचते हैं, तो फिर वो टूरिस्ट क्या फीडबैक लेकर जाएगा? एक बार वो अगर इंडिया से चला गया, उसको उसके देश में जाने के बाद जब मालूम चला गया यार मेरे साथ तो ये चीटिंग हो गई, तो वो जो बंदा वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद 100 लोगों को बोलता कि मैं इंडिया घूम कर आया हूँ, मुझे मजा आ गया, वो 100 लोगों को जाकर नेगेटिव बात बोलेगा। उन 100 में से आप मान के चलो 80 लोग भारत में नहीं आएंगे। सही है। तो अपन ये तो आपकी बात विजन बता दिए। अगर राजनीति की बात करें, अंदरूनी शहर में अगर चांदपोल से लेके रावची के हटा यहाँ तक जाए तो 7-8 वार्ड आ रहे हैं, किस तरह का राजनेता होना चाहिए? मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए कि जो 5 साल तक अपनी पोस्ट पर रहे, तो नेक्स्ट 5 साल बाद जब भी चुनाव हो, उस नए प्रत्याशी को उसी पार्टी से जब वो फाइट करे इलेक्शन, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं तो मालूम चला कि एक भाई साहब खड़े हो गए, 5 साल में उन्होंने अलग तरीके से मतलब राजनीति को एक पेशा बना दिया, पैसा कमाने का जरिया, तो गलत फीडबैक जाएगा जनता में। तो फिर वो उसी पार्टी जो एक अच्छी पार्टी है और अच्छा प्रत्याशी भी है, लेकिन जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अच्छी पार्टी का मतलब समझ रहा हूँ मैं, तो इतने सालों से उसी पार्टी का तो राज था, तो उस पार्टी ने कोई गलत काम थोड़ी किया है। विकास की बात हाँ, विकास स्मार्ट सिटी के बीच में बोले क्यों नहीं? जब आपको बोलना था, मेरे को जहाँ तक याद है वहाँ के आपके जो पार्षद रहे कुलदीप जी जोशी, उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे जब पानी की व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही थी, और वो खुद कैंपर पहुंचाते थे अपने वार्ड में। इसको मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है आप बोलिए। इसमें एक पेच फंसा हुआ था कि जब वो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था ना, उसमें नगर निगम भी शायद इन्वॉल्व नहीं थी। मतलब नगर निगम के अधिकारियों को भी कुछ बोलने का नहीं था, उनका एक अलग ऑफिस था, अलग टीम थी, तो वो अपने अनुसार, और शायद ये सेंट्रल केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था। तो शायद क्या हो गया हमारे शहर में, होना हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए। मनसा मैं बोलूंगा, इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। गोपाल जी जोशी एक बॉक्सर भी रहे हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर वो 20-25 साल पहले अगर वो होता आदमी, तो मेरे ख्याल से नगर निगम में 4-5 जनों को मेरे ख्याल से वो इस स्थिति को देखते हुए वो आईसीयू में एडमिट कर देता। क्योंकि देखो, लोगों ने उस पर विश्वास किया है, इसलिए वो इस जगह आदमी वो रोया। इसका मतलब पार्टी को सोचना चाहिए कि हमारा आदमी रो कैसे गया और क्यों रोया और किस कारण रोया, उस पर संज्ञान लेके जिस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर घास गिरानी चाहिए, तब तो होता, मजा आता। पहली बात। दूसरी बात, जो नहीं हो पाया और आदमी के आंसू आ गए। अब आपने पूछा था कि किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए। प्रत्याशी उस तरीके का होना चाहिए कि सादे कपड़े में रहे, कोई तकलीफ नहीं, बड़े कैसे कपड़े पहने उससे भी ऐसा आदमी चाहिए जो जाजम पे बैठे और खुद ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो खुद जाजम पे ऊपर बैठ जाए कुर्सी पे और जाजम पे लोगों को बिठा दे। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो कुर्सी उसकी लग रही है वही आम आदमी की कुर्सी हो, और अगर वो नीचे बैठा है तो जाजम पे ही बैठे, और व्यक्तिगत रूप से उसके लिए इस मेवाड़ की मिट्टी के लिए मोहब्बत भरी हुई इतनी कि यार मैंने खाया है, इसका नमक हलाल, मतलब मैं हरामी नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे जीना है, मरना है। और यहाँ के लोगों ने सर, जहाँ की लेडीज ने, जहाँ की औरतों ने अपने सर काट के रख दिए हो इस धरती के लिए, वहां के पार्षदों को रोना पड़ रहा है और वहां के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये तो अपने आप में सोचने का विषय है। मेवाड़ अपने आप में क्या आप कम समझ रहे हैं क्या? अति बलशाली और बहुत प्रभावशाली क्षेत्र है। इसकी मिट्टी इतनी सुगंध और इतनी ताकत है कि बंगाल से जो टूरिस्ट घूमने आता है वो हल्दी घाटी जाता है, उस मिट्टी को लेता है, और हम पूछते हैं आप मिट्टी को क्यों ले जा रहे हैं, तो कहता है कि मेरे वहां जो भगवान दुर्गा माता जी का जो मेरा भगवान का जो स्थान है वहां पे इस मिट्टी रोपूंगा। क्यों? कि मैं बताऊंगा मेरे बच्चों को ये उस देश, उस जगह की मिट्टी है जहाँ की औरतों ने भी सर काट के रखे हुए हैं अपने भूमि को बचाने के लिए। अंदरूनी शहर से आप आते हैं, काफी नेता अंदरूनी शहर ने दिए, हालांकि गाइड भी दिए हैं और बहुत सारे लोग विदेशों में भी हैं। अंदरूनी शहर से अगर आते हैं, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हिम्मत सिंह जी पवार जैसा नेता आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत नाम भी कमाया। गीता देवी जी पहली बार अच्छा काम किया, कुलदीप जी जोशी, ये सब बहुत सारे नाम है। आप लोगों ने भी अभी बहुत समाज सेवा के रूप में रख रहे हैं, अगर मौका मिलता है तो क्या मानस है? मैं जिस वार्ड से आता हूँ उस वार्ड से
मेरे को ये लगता है कि अगर ओबीसी पुरुष आता है तो एक बहुत ही अच्छा प्रत्याशी है, और शायद पार्टी तो छोड़ो, वहाँ के लोकल लोग भी उसको मानते हैं और अच्छा व्यक्ति है, और हम तो उसमें सपोर्ट करेंगे। आपने पूछा, ये अच्छी बात है। और फिर अगर कभी मौका मिला भविष्य में और पार्टी अगर मौका देगी तो पार्टी के साथ रहेंगे। क्या सोचते हैं अक्षय जी आप? देखिए, आप बेहतर जानते हैं, आपकी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि हमारा जो क्षेत्र है वो किस पार्टी से एफिलेट ज़्यादा है, किस पार्टी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गीता भाई जो हैं देवी जी, उन्होंने वाकई में ऐसे कार्य किए हैं कि देवी कहलाने लायक है। तो हम यही कहेंगे कि देखो, बीजेपी में न तो मैं सदस्य हूं और न मैं कोई पद लिए बैठा हूं, मगर मुझे खुशी और सौभाग्य इस बात का है कि मेरे मुंह से मैं इस पार्टी के लिए कुछ बोल पाता हूं। और देखो, किसी चीज को अगर कोई गलतियां होगी, सुधारना है ना, तो उसमें रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब चीज सही हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, पार्टी मुझे सदस्यता मिले या पद मिले, मुझे इसका लोलुपता नहीं है। मुझे इसकी लोलुपता जिंदगी भर रहेगी, और मुझे इसका अभिमान और इसका मैं कहूँगा कि बड़ा सौभाग्य रहेगा जिंदगी भर मुझे कि मैं एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, या मैं उसकी सराहना करता हूँ जिससे ऐसे ऐसे लोग लिखने जिन्होंने मैं क्या बोलूँ आपको कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है। अब आप यहाँ हिंदू राष्ट्र से वो मत देखना, हिंदू राष्ट्र जिसमें किसी एक भगवान को नहीं पूछते, हम असंख्य भगवानों को पूछते हैं। ये ऐसा देश है जिसमें सबको इनवाइट किया गया है, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, क्रिश्चियन हुआ, कोई भी आता है, हम सब साथ में रहते हैं। मगर तो भी आप समझिए कि ये हमारे इस पार्टी की सोचने का तरीका है जो हमें आज इस लेवल पे लाया है कि 10 साल पहले भी बहुत सारा जोर लगाया गया, इसी पार्टी का प्रधानमंत्री बना। 5 साल पहले भी बहुत सारा जोर लगाया गया, इस साल भी बहुत सारा जोर लगाया जा रहा है। तो मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोग इस पार्टी से खुश भी हैं, हालांकि कुछ कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदीप जी भी जानते हैं, पुराने शहर में कुछ कमियां हुई है, उसको सही किया जा सकता है, मगर साथ में रह के, न कि उनका अपमान और उनके जो अच्छे कार्य किए गए हैं उनको नदारद करके। तो ये थे अक्षय सिंह जी राव और प्रदीप जी सेन, जिन्होंने अपने विजन बताए, और बावड़ी बॉयज के नाम से ये काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। इनका काम भी काफ़ी अच्छा है। वैसे इन दोनों ने अपनी तरीके से अपना सुझाव भी बता दिया और राय भी बता दी कि ये सभी के साथ हैं, और जो पार्टी अच्छा काम करे वो आगे बढ़नी चाहिए। उनको लगता है कि 30 सालों से जो पार्टी काम कर रही है, इनकी नज़रों में वो काम अच्छा है और आगे भी वही करे तो इन्हें अच्छा लगेगा। ठीक बात है, लेकिन इनके जो कुछ इन्होंने जो बताए हैं सुझाव, उन सुझावों में आने वाली सरकार अगर काम करे तो हो सकता है उदयपुर शहर को, अंदरूनी शहर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और हमारे यहाँ पर आने वाले जो देशी विदेशी मेहमान हैं उन्हें भी कहीं न कहीं सुविधाएं ज़्यादा मिल सकती है, और वो फिर वापस जब अपने घर जाएं तो 5 लोगों को कह के आए कि आप उदयपुर ज़रूर जाएं। उदयपुर की जो स्वागत है, उदयपुर को जिस तरह से वेलकम किया जाता है, या ठहरने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, या जिस तरह से यहाँ के लोगों का व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है। तो वो फीडबैक कहीं न कहीं बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में अगर जाएगा तो हमारे यहाँ अच्छा टूरिस्ट आएगा, और अंदरूनी शहर के साथ साथ एक तरह से चेन होती है, हर आदमी का व्यापार बढ़ेगा। तो इनके सुझाव जाने तो सरकार इन्हें सुने, और भी आप कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं, कोई अपनी राय देना चाहते हैं, तो निकाय चुनाव से पहले उदयपुर न्यूज़ आपका स्वागत करता है। आपकी राय हम जननेताओं तक, अधिकारियों तक और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो आने वाले समय में उदयपुर शहर की सत्ता पर बैठेंगे। नमस्कार।